एशिया टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं मुशर्रफ अली बस्तरी, दानिया आफरीन मेरे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कल शाम को कुछ चीज़ें लाइव हुई थी शाहीन बाग थाने से। मैं वहाँ मौजूद था शाहीन बाग थाने में, और वहाँ से मैंने कुछ स्टोरीज़ लाइव की थी। वो ये थी कि कल शाम को प्रदर्शन था, उसको ये लीड कर रही थी, ये कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, लीड कर रही थी अपनी कुछ ख़वातीन साथियों के साथ। लेकिन शाहीन बाग पुलिस ने उन्हें रोका। उनके शौहर जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, हिदायतुल्लाह जेंटिल, इनको पुलिस ने गाड़ी में बिठाया जबरन, और इनको कहाँ लेकर गए थे उस वक्त लोग बहुत परेशान थे। बहरहाल 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद पुलिस को ला करके दोबारा वहाँ छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो पूरा मामला वहाँ से ख़त्म हुआ, लोग वहाँ से गए। तो मैं आज उनके दफ्तर आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो अल्लामा शिबली रोड पर उन्होंने कांग्रेस का जो दफ्तर बनाया है, वहाँ मैं आया हुआ इन दोनों लोगों से मुलाकात करने, ताकि मैं ये जान सकूँ कि कल का, पहले तो ये बताएं दानिया मुझे कि कल का पूरा वाक़या क्या हुआ था। दानिया मुझे आप बताइए कि कल क्या कुछ हुआ था आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। हम सभी बहनें कल इकट्ठा हुए थे 9 नंबर पे अपने हिजाब के प्रोटेस्ट के लिए। तो वहाँ पहले तो हमारा जो परमिशन था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हम कुछ बहनें आपस में बात कर रहे थे, तो में मीडिया आई। तो हम अपना प्रोटेस्ट इसलिए रख रहे थे क्योंकि हम मुस्लिम महिलाएं हैं, हमको अपना पूरा राइट्स है, हमारी पहचान हमारा हिजाब है। तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैर उन्होंने होने नहीं दिया, और हमारा संविधान हमको पूरी इजाज़त देता है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या पहन सकते हैं। मुझे ये बताइए कि ठीक है, कल जो कुछ हुआ उसे मैंने शाम को रिपोर्ट किया था शाहीन बाग थाने से, आपसे वहाँ बात हुई थी। पुलिस को किस बात को लेकर के एतराज़ था? पुलिस, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे उसको, मतलब इतनी भीड़ भी नहीं थी, हम लोग कुछ इलीगल भी नहीं कर रहे थे, कुछ शोर शराबा भी नहीं कर रहे थे। हम लोग बस अपनी बात मीडिया में रख रहे थे, क्योंकि हम लोग कुछ लोग इकट्ठे हो गए। मेरे जो हस्बैंड हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो भी बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, फिर भी उनको धमकाते हुए, हम पूरे भीड़ में से खींचते हुए, धक्का देते हुए उनको जिप्सी में बिठाया और लेके चले गए। हम लोग फिर वापस आधे रास्ते पैदल गए। वहाँ पता नहीं उन लोगों ने क्या माइंड सेट करा, हमें आधा रास्ते से वापस 9 नंबर लेकर आए। हमको कहा कि हम आपको छोड़ देंगे। हमने कहा कि सर हम पैदल आए हैं, हम पैदल चले जाएंगे, शाहीन बाग में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। कहीं नहीं मैम, हम आपको छोड़ देंगे। 2 लेडी कांस्टेबल बिठाया हमारे साथ ऑटो में, और हमको यहाँ शाहीन बाग थाने छोड़ दिया। वहाँ हमने हिदायत साहब के बारे में पूछा तो कहने लगे वो घर जा चुका है, वो देखो बाहर बैठ के बात कर रहा है, मतलब झूठ बोलते गए। जी हिदायत साहब, मैंने देखा जो फुटेज आया था उसमें जो गाड़ियाँ थीं पुलिस की, उसमें आपको ले जाया जा रहा था, और यहाँ पर ये बात फैल गई कि आपको मारा पीटा भी गया है। तो आपके साथ जो ज़्यादती हुई या जो भी पुलिस का जो रवैया था वो क्या था? बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, ज़ुबैर साहब, आपका हम तक पहुँचने के लिए। हर उन लोगों पे ये सरकार ज़्यादती करती है, अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करती, जो लोग लोगों के लिए, जो लोग संविधान के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ठीक है, पुलिस का वही रवैया हमारे नेता राहुल गांधी के साथ भी है, हमारे नेता अनिल चौधरी के साथ भी है, और हमारे साथ भी है। जब महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, इजाज़त ऐसी क्या असंवैधानिक कर रही थी महिलाएं, जिनको पुलिस इजाज़त देना चाहती है और नहीं देना चाहती। वो अपनी बात रखना चाहती थी, वो ये कहना चाहती थी कि हम मुस्लिम महिलाओं हैं, मुस्लिम महिलाओं को जो बुर्का पहनती है, जो हिजाब में रहती हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं है, वो उनको शरीयतन अलाउड है, संवैधानिक कुछ गलत नहीं है, और कोई उन पे ज़बरदस्ती नहीं की जाती हिजाब पहनने के लिए। वो बात रखने के लिए पढ़ी लिखी महिलाएं, बहनें, माताएं, सारे लोग सड़कों पे थे। बात ये पता चला कि जब आपको ले जाया गया और इन्हें थाने में ले आया गया, तो मारपीट की कुछ बातें यहाँ पर सुनने में बार बार आ रही थी। हम लोग बाहर खड़े थे कि उन्हें मारा बह गया है, उन्हें परेशान किया गया है, उन्हें डिटेन किया गया, और कहाँ ले जाया गया पता नहीं। बाद में पता लगा कि एनएफसी में आपको रखा गया है। पिटाई करना उनका काम है, लड़ना हमारा काम है। हम जानते हैं पुलिस गुलाम है, पुलिस सत्ता पक्ष का गुलाम है, पुलिस आरएसएस की गुलाम है। तो जब हमारा नेता राहुल गांधी नहीं डरते, जब हमारे नेता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार नहीं डरते, हम तो उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही हैं, हम नहीं डरते इन पुलिस वालों से। दानिया मुझे बताइए, ठीक है आपने अहम बात की कि आप नहीं डरते। दानिया मुझे बताइए कि ये चूँकि अब एमसीडी इलेक्शन में दिल्ली जा रही है, और इस सीट को महिला घोषित किया गया है, और आप कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते मैदान में दिखाई दे रही हैं, आप क्या सोचती हैं ओखला में क्यों तब्दीली आनी चाहिए? सर बहुत दिनों से हम लोग जब यहाँ से रह रहे हैं तब से गंदगी का माहौल है, कभी कुछ ख़त्म नहीं होता, कुछ सफाई नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं और
अपने चौधरी श्री अनिल कुमार चौधरी जी का मतलब बहुत उनको वो करती हूँ, राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी का जो इन्होंने वो नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ के लिए काम करेंगे कि जो सफाई है वो सफाई यहाँ करेंगे, जो भी गंदगी है या मुस्लिम महिलाओं या जो भी महिलाओं उनसे रिलेटेड उनका जो भी इशू है उसको ख़त्म करेंगे। हर तरफ यहाँ कहीं सफाई कभी नहीं होती है, चाहे इससे पहले भी 5 साल केजरीवाल की सरकार रही है, सिर्फ नाम की रही है। तो इसलिए हम पहला मेरा फोकस यही है। और मेरे हस्बैंड मोहम्मद हिदायतुल्लाह बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आपका क्या रोल था? मैंने शुरू से अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हुई आई हूँ। कोविड के टाइम से बहुत गरीब लोग इधर उधर भटक रहे थे, उनको खाना खिलाने का काम किया है, उसमें भी मैंने इनका साथ दिया, खाना बनाया है और राशन किट बांटी है जिसको पैक करने में भी मैंने इनका सपोर्ट किया है। सेकेंड वेव में इन्होंने सिलेंडर बांटा, उसमें भी हमने इनका पूरा फुल सपोर्ट किया, फुल परिवार। उसमें हम बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज भी रहे, हमारे बच्चे भी मतलब 5 दिन अकेले घर पे रहे। तो है कि इन मतलब हम लोग बस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये जो सीट है ये महिला सीट हुई है, अगर कांग्रेस की जानिब से एज ए कार्यकर्ता आप लोग काम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने समझा कि आप लड़ सकते हैं तो आपको भी टिकट देंगे, दूसरे साथी भी होंगे वो भी दावेदार होंगे, इसी तरह दूसरी पार्टियां भी हैं मैदान में, तो कोई ना कोई महिला ही इस सीट पर आएगी जीत करके, आप आएँ या कोई और एक्स आए। तो जाहिर सी बात है, तो एक महिला होने के नाते मैं अगर ये पूछूं आपसे कि एक महिला होने के नाते आपका कुछ विज़न आपने सोचा है कि अगर आप एक महिला होने के नाते अगर आपको ये मौका मिलता है, पार्टी आपको देती है और फिर लोग यहाँ चुनते हैं, अगर ऐसा कोई मौका आता है तो क्या कुछ विज़न आप रखती हैं? महिलाओं के लिए है कि उनको उनका एक स्पेस चाहिए। मैं कुछ घर में गई थी कैंपेनिंग के थ्रू, तो उनका था कि हम महिलाओं के लिए एजुकेशन, तो वो तो खैर हम उसमें कुछ उनका सपोर्ट कर सकते हैं। उनको कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए जहां वो अपनी बात रख सके। तो हमने सोचा है कि एक जो भी महिला हो उनकी बात पूरी तरह से सुनी जाए, क्योंकि बहुत सारी हैं, सबका अपना अपना कुछ पर्सनल इशू होता है, तो वो सब चीज़ ख़त्म नहीं हो पाती। इसलिए हम सोचते हैं कि इस बार महिला को कुछ अलग देंगे कुछ करने के लिए, कि वो भी अपना हिस्सा, अपना जो भी उनका डिग्निटी है वो मेंटेन रह सके। सबसे पहले अपने वार्ड को बिल्कुल चमकाना, साफ़ सुथरा। ओखला जिसकी पहचान एक गंदगी के मतलब कहते कि अरे वो ओखला बहुत गंदा रहता है, तो मैं अब उसकी पहचान बदलना चाहती हूँ कि लोग जाने कि ये ओखला है, ये हमारी जगह है, इतनी साफ़ सुथरी। अब हिदायतुल्लाह के पास आऊँगा। हिदायतुल्लाह साहब, चूँकि मैं आपको तकरीबन 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं अगर ये देख रहा हूँ कि तकरीबन बकरीद से लगातार, उससे पहले से आप काम कर रहे हैं, बड़ा तबका एक ये पूछता है कि हिदायतुल्लाह बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो अपनी जेब से करते हैं, उन्हें चुने हुए नुमाइंदों से करवाना चाहिए। एक बड़ा सवाल आपके सामने आता है। आपकी चीज़ कामों की तारीफ़ ज़रूर की जाती है, लेकिन इस सवाल के साथ इस पर क्या कहेंगे? मैं एक छोटी सी बात बताऊं और लोगों के साथ अपने, ख़ासकर अपनी कम्युनिटी के साथ अपनी कुछ बातें हैं जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश का एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नेता है जो हर धर्म, हर समुदाय, हर मुद्दे पे मुखर होके बोलता है। चाहे वो मणिपुर में किसी लड़के, मुस्लिम लड़के की पिटाई का वाक़या हो, हिंदुस्तान का कोई नेता इतना निडर होके मुसलमान का जो नाम नहीं लेना चाहता, राहुल गांधी नाम लेता है। प्रियंका गांधी नाम लेती हैं मुस्लिम का, सोनिया गांधी नाम लेती हैं। तो ख़ासकर हमारी कम्युनिटी वो समझे कि जो आज आरएसएस विचारधारा चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी एक अलग हाशिए पे चली जाए, आइसोलेट हो जाए और दूसरे दर्जे का शहरी बन जाए, इस चीज़ से बचने के लिए कांग्रेस को अपनाएं। दूसरी बात मेरे सेवा की है, तो मेरे सेवा की अपील जो है माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने अपील की थी, राहुल गांधी ने आह्वान किया था कि घर घर राशन पहुंचाना है, हर गरीब को खाना खिलाना है, सैनिटाइजेशन करना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, दवाइयां पहुंचानी है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल हो गई थी, तब हमारे अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार सड़कों पे लोगों की मदद करते हुए, तो जाहिर है जब आपका नेता काम कर रहा है तो उसका कार्यकर्ता भी सड़कों पे रहेगा। और रही बात कि जो सत्ता में बैठे हुए नेताओं से काम करने का, पहले हम उस हर एक काम के लिए निवेदन करते हैं, कोशिश करते हैं, लेटर लिखते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। जो विधायक होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, हमारा काम है उनको बोलना, उनको टोकना, उनके काम को याद दिलाना। लेकिन
जनता भी हमसे ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ के लोग जो चुने हुए नेता हैं वो जनता का काम नहीं करते। वो जानते हैं कि जनता का काम करना ना करना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। इसलिए मुझे ज़ाती तौर पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़ाती तौर पे कहीं गलियों की सफाई करा दे रहा हूँ, मलबा उठा दे रहा हूँ, खाना बंटवा दे रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह मियाँ ने अगर हैसियत दी है तो कर रहे हैं, जिस दिन नहीं ऐसा मौका आएगा उस दिन बैठ जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि पहला काम होता है कि चुने हुए नुमाइंदों की तवज्जो मबजूल कराना और उनकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाना। आपने इस पूरे 1.5-2 साल के अंदर अगर मैं कहूँ आपसे पूछूँ तो आपने किन किन मुद्दों को लेकर के इन लोगों को लिखा या इनसे बात करने की कोशिश की या इनकी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की? सबसे पहली बात तो यह है कि सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है शाहीन बाग अबुल फजल ओखला में। हमारा इलाका सबसे पढ़ा लिखा इलाका है, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली का सबसे गंदा इलाका है। दूसरा मुद्दा यह है कि ये प्रशासन पुलिस का जो यहाँ रवैया है लोगों के साथ, यहाँ छोटे बड़े मिला के 2 हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, एक अलशिफा हॉस्पिटल है, एक क्रिप्स हॉस्पिटल है। आप देखेंगे कि दोनों तरफ पुलिस बैरिकेड लगा देती है जब मर्ज़ी चाहती है। वहाँ जसोला में बैरिकेड लगा देती है। हमने एलजी को लिखा, हमने एमएलए को लिखा, हमने एमपी साहब हैं गौतम गंभीर, उनको लिखा, कहीं से जवाब नहीं आया। हमने एसएचओ से पूछा कि साहब यहाँ किसी जसोला वाले को क्रिप्स हॉस्पिटल आना है या अलशिफा आना है या अबुल फजल शाहीन बाग के लोगों को अपोलो जाना है, तो उसमें तो इमरजेंसी की हालत होती है, एम्बुलेंस होता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना होता है, तो कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा घूम के आना होता है। हमने कहा इमरजेंसी की हालत में तो 2 मिनट भी काफ़ी होता है, किसने बंद कर रखा है? तो एसएचओ साहब सीना टोक के कहते हैं हमने कर रखा है। तो मैं वही कहता हूँ कि यहाँ का एसएचओ या पुलिस प्रशासन जो जनता की सेवा के लिए है, हमारे नेता कैसे उसके ग़ुलाम हो जाते? क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि क्यों बैरिकेड बंद कर रखा? उसका हमारा काम नहीं है। एक एमएलए एक काउंसलर चुना हुआ अगर आवाज़ उठाएगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। दूसरी बात, हमने पार्किंग के मुद्दे को उठाया। हमने लिखा, एमएलए को लिखा, काउंसलर साहब को लिखा कि साहब यहाँ पार्किंग बड़ी समस्या है, पार्किंग का हमारे पास स्पेस है, हो सकता है आप उस समस्या को सुलझाइए। हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग ट्रैफिक का, यहाँ जाम लगता है तमाम, उसकी बात करी। इन तमाम मुद्दों को हम उठाते रहे, लेकिन इन किसी भी बात का, मेरे किसी भी लेटर का जवाब नहीं आया। हत्ता कि मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ती है कि जितना खुद हो सके वो कर लो। यानी इससे अंदाज़ा हुआ कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगातार चुने हुए नुमाइंदों से बात करते रहे, उन्हें लिखते रहे, उन्हें प्लानिंग जो मनसूबाबंदी होती है डेवलपमेंट की वो भी देते रहे, लेकिन दोनों चुने हुए नुमाइंदे एमएलए और जो हमारे काउंसलर हैं यहाँ के, उन दोनों ने इनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद इनको ख्याल आता कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ ज़ाती तौर पर तो मैं कुछ करूँ। आप दोनों लोग, आप इंजीनियर हैं, आप साइंस ग्रेजुएट हैं। ये इलाका मुसलमानों का पूरे दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल्स का इलाका कहा जाता है। यहाँ पूरा एक यूनिवर्सिटी है बगल में, जामिया इस्लामिया है, यानी बुद्धिजीवी तबका मुसलमानों का, मॉडर्न तबका यहाँ पर रहता है। अब वो भी वोट देगा, उसके लिए जो चुनाव है, क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे कि ये किस तरह का चुनाव वो आने वाले दिनों में अगर वो करता है तो उसे करना चाहिए? ये बुद्धिजीवी तबका का आपने सही इस्तेमाल किया, ज़ुबान जो इस्तेमाल किया, बुद्धिजीवी तबका कह लीजिए या पढ़े लिखे कहिए या एजुकेशनिस्ट कहिए, कुछ भी कह लीजिए। समस्या एक है कि जो बुद्धिजीवी तबका है वो कहता है हमें क्या मतलब है, इसलिए जाहिल लोग कौम पे राज करते हैं। जो शरीफ आदमी अगर मैदान में उतर के आता है तो उसे पुलिस प्रशासन से या अपने गुंडों से दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो पढ़ा लिखा तबका है वो कहता है हमें कोई मतलब नहीं ओखला के राजनीति से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीति बदलना चाहते हैं, आप ओखला की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो आप जिस तरीके से बाज़ार में सब्ज़ी अच्छी ख़रीदते हैं, फल अच्छी ख़रीदते हैं, हर चीज़ अपने पसंद की करते हैं, तो नेता भी वैसा चुनिए जो आपका काम कर सके। नेता बदमाश नहीं, नेता काम करने वाला होना चाहिए। बस इतनी सी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम बात बताई इन्होंने कि जब हम बाज़ार जाते हैं, सामान ख़रीदते हैं, इवन कि 1 किलो अगर सेब भी ख़रीदते हैं
अगर उसमें 2 से भी गड़बड़ निकलता है तो अगले दिन जा कर के उसकी सर्जरीज करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, उससे सवाल करते हैं। हम अगर कोई मोबाइल का सिम ख़रीदते हैं, उसका जो पैकेज है अगर वो हमको नहीं देता है तो हम उसके कस्टमर केयर को फ़ोन करके बार बार उससे सवाल करते हैं। हमारे अगर पैसे काट लिए जाते हैं तो जब तक वापस नहीं आते तब तक हम उससे बात करते हैं। लेकिन हम जब वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद 5 साल तक हम सपोर्टर बने रहते हैं। वोटर बने रहना हमारा काम था, 5 साल तक कि हम सवाल करते रहें। जिस तरह से एक सिम खरीदने के बाद हम बार बार उससे पूछते हैं कि मेरी स्कीम नहीं चल रही है। अपने सब्ज़ी फरोश से हम पूछते हैं कि तुमने कल गलत सब्ज़ी दी थी, अच्छी सब्ज़ी नहीं दी थी। ठीक इसी तरह से मेरी और आपकी तमाम लोगों की, पूरे ओखला के लोगों की, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान में अगर आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं तो जब वो चुन लें तो पूरे 5 साल तक सवाल करें और सवाल करते रहें। और अगर आप पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, ऐसे लोगों को लाएंगे जो लोग खुद प्लान बना सकते हों, जिनके अंदर खुद सलाहियत हो प्लानिंग डिज़ाइन करने की, तो वो उस ब्यूरोक्रेसी से भी काम ले सकते हैं जो टाल मटोल का बहाना बनाती है, जो बताती है कि स्कीम में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो वो अगर पढ़े लिखे होंगे तो स्कीमों को खुद पढ़ेंगे। और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी के उस पूरे बहकावे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलाके का विकास रुक जाता है। आज बस इतना ही। कल हम फिर किसी और से मुलाकात करेंगे। इसी तरह से हम ओखला के जितने भी नुमाइंदे हैं जो नुमाइंदगी करने का दावा करने के लिए उतरे हैं, एशिया टाइम्स ओखला पोस्ट उनके पास जाएगा, उनसे पूछेगा, उनका विज़न जानेगा, उनका मंसूबा समझेगा, उनकी कारकर्दगी अब तक की क्या रही उस पर भी सवाल करेगा और यह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कि ताकि आपको अपना नुमाइंदा चुनने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया।